गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 जैव अणु। ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ली थी, यानी 2 जैव अणु हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। अब हम देखेंगे इस वीडियो में एंजाइम्स एंड विटामिन। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स में 2 वर्ड हैं, एन प्लस जाइम। ठीक है ना। एन का मतलब होता है इन, ठीक है ना, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। ठीक है ना, यीस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब होता है ये यीस्ट में पाए जाने वाले होते हैं। तो सबसे पहले जो इनको खोजा गया तो यीस्ट में ही खोजा गया था, यीस्ट की सेल्स में खोजा गया था, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया था एंजाइम। ठीक है ना। तो एंजाइम होते क्या है? ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक करने वाले जैव अणु ही होते हैं। ठीक है ना। जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले जैव अणुओं को ही एंजाइम कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इनको यीस्ट की कोशिकाओं में ही प्राप्त किया गया था, इसीलिए इनको एन यानी कि इन प्लस जाइम्स यानी कि यीस्ट में पाए जाने वाले यानी कि एंजाइम नाम दिया गया था। ये हमेशा ग्लोब्यूलर यानी गोलीय प्रोटीन होते हैं, मैंने आपको बताया था। वे पॉलीपेप्टाइड्स जिनका अणुभार 10,000 से कम होता है एंजाइम्स कहलाते हैं। 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। इनकी विशिष्ट प्रकृति होती है। विशिष्ट प्रकृति होने का मतलब क्या है कि एक एंजाइम किसी एक सबस्ट्रेट पर या किसी एक अभिक्रिया पर ही रिएक्शन करता है। जैसे हमने कहा ऑक्सीडेटेज। ठीक है ना। हम एग्जांपल लेते हैं एक एंजाइम का जिसका नाम होता है ऑक्सीडेटेज। ठीक है ना। ऑक्सीडेटेज एंजाइम का मतलब होता है ये केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में ही को ही कैटलिस्ट करेगा। ठीक है ना, केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। एक तरह के एंजाइम होते हैं जिनको हम कहें रिडक्टेज। रिडक्टेज का मतलब होता है जो रिडक्शन की जो रिएक्शंस होती हैं उनको कैटेलाइज करते हैं या उनको उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है ना। ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम का मतलब होता है वो आइसोमेरिज्म की कोई रिएक्शन होगी उसी को कैटेलाइज करेंगे, उसी को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है ना। तो ये विशिष्ट प्रकृति होती है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने एक एंजाइम पढ़ा था सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम का मतलब क्या हो गया? वो किस पर काम करेगा? केवल सुक्रोज पर। हमने एक एंजाइम पढ़ा था माल्टेज। माल्टेज किस पर काम कर रहा था? माल्टोज पर। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था लैक्टेज। लैक्टेज किस पर काम कर रहा था? लैक्टोज पर। ठीक है ना। यानी कि ये एंजाइम्स होते हैं विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एंजाइम कई रिएक्शंस को कैटेलाइज कर दे या उनको उत्प्रेरित कर दे। एक एंजाइम किसी एक ही प्रकार की रिएक्शन पर या किसी एक ही प्रकार के अभिकारक अणु पर ही क्रियाशील होता है। इसका मतलब होता है इनकी विशिष्ट प्रकृति पाई जाती है। ठीक है। सूक्ष्म मात्रिक होते हैं। सूक्ष्म मात्रिक होने का मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में ही इनकी आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि उत्प्रेरक का तो मतलब ये होता है जो अभिक्रिया में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता और थोड़ी सी मात्रा में काम में लेने पर ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अनुकूलतम ताप और अनुकूलतम पीएच पर ही सक्रिय होते हैं। ठीक है ना। अनुकूलतम ताप और अनुकूलतम पीएच किसे कहते हैं? एंजाइम जिस ताप पर या जिस पीएच पर अधिकतम सक्रिय होते हैं उसे ही अनुकूलतम ताप एवं अनुकूलतम पीएच कहते हैं। समझ में आ गई चीज? जैसे अपनी बॉडी के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं, अपनी बॉडी के लिए अनुकूलतम ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी अपना ही बॉडी में जब पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम सक्रिय होते हैं। अगर हमें बुखार हो जाए यानी हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। इसी तरह से अनुकूलतम पीएच। अनुकूलतम पीएच का मतलब क्या होता है? जैसे अपने शरीर में पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम की बात करें तो जैसे अपने आमाशय में पाए जाते हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ठीक है ना। ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो होते हैं प्रोटीन पर काम करते हैं और ये दोनों एंजाइम काम करते हैं अम्लीय माध्यम में। ठीक है ना। अम्लीय माध्यम में काम करने की वजह से ही ये पाए जाते हैं अपने स्टमक यानी कि आमाशय में। तो आमाशय में इन एंजाइमों को क्रियाशील करने के लिए हमेशा HCl अम्ल का स्त्रवण किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही अपनी आंत में पाया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है लाइपेज। ठीक है। ये काम करता है लिपिड पर यानी कि वसा पर। इसके लिए आवश्यकता होती है क्षारीय माध्यम की। ठीक है ना। तो आंतों में क्षारीय माध्यम क्रिएट करने के लिए पित्त रस कहें या पित्त स्रावित किया जाता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है और ये क्षारीय प्रकृति का पित्त ही लाइपेज को क्रियाशील करता है। ठीक है। यानी हर एंजाइम के लिए अपना विशेष माध्यम की आवश्यकता होती है, अम्लीय हो, क्षारीय हो या उदासीन हो। तो जिस माध्यम में काम करेगा वो उसकी अनुकूलतम पीएच कहलाएगी। ठीक है ना। कुछ पदार्थ लेकिन ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं।
ठीक है ना, घटा देते हैं। यानी उन पर एंजाइमों पर अगर वो कुछ पदार्थ जुड़ जाएं तो उनकी क्रियाशीलता खत्म कम होने लगती है। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं मंदक। ठीक है ना, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं अप्रोटीनिक होते हैं जो अगर एंजाइमों के साथ जुड़ जाए तो उनकी क्रियाशीलता को कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे पदार्थ जो एंजाइमों के साथ बंधित होकर एंजाइम की सक्रियता को कई गुना तक बढ़ा देते हैं उन्हें कहते हैं को एंजाइम या सह एंजाइम। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, एंजाइम को बिल्कुल ही किल कर देते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम एंजाइम विष। ठीक है ना, तो 3 तरीके के पदार्थ होते हैं, कुछ मंदक होते हैं यानी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, कुछ क्रियाशीलता को बढ़ाते थे उनको हम कोएंजाइम या सहएंजाइम कहते हैं। ठीक है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, उनको हम एंजाइम विष कहते हैं। ठीक है ना, एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में बात करें हम, एंजाइम की क्रियाविधि छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम, ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करती है। ताला चाबी सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हर ताले की अपनी एक विशिष्ट चाबी होती है। एक ही चाबी से कई तालों को नहीं खोला जा सकता। उसी तरीके से एक अभिकारक पर कोई विशिष्ट एंजाइम ही कार्य करता है। ठीक है, अभी कैसे कार्य करता है देखिए, अभिक्रिया 2 पदों पर संपन्न होती है। पहले पद होता है एंजाइम क्रियाधार संकुल का बनना, यानी जो भी एंजाइम अणु है वो क्रियाधार अणु यानी जिस पर अभिक्रिया होनी है। जैसे सुक्रेज एंजाइम है तो सुक्रोज अणु होगा, माल्टेज एंजाइम है तो माल्टोज अणु होगा। ठीक है ना, समझ में आई चीज। तो एंजाइम सबसे पहले क्रियाधार अणु पर जुड़ता है, तो ये किस क्रियाधार अणु पर जुड़ेगा जिसकी संरचना इस तरह से हो, यानी ये आपस में देखो ये खांचों में बैठ जाएंगे तो ये केवल इसी प्रकार के अणु पर ही जुड़ पाएगा जिसकी संरचना ऐसी हो। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में जुड़कर सबसे पहले बनाते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सबसे पहले। ठीक है ना, इसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट अणु में आमूलचूल परिवर्तन करता है, यानी उत्पाद बनाने के लिए परिवर्तन करता है। और उत्पाद पर बनाने के लिए जब परिवर्तन करता है तो देखिए इसमें ये विघटन, एंजाइम ज्यादातर विघटनकारी होते हैं यानी कि तोड़ते हैं। ठीक है ना, डिकम्पोज करते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से खांच बनने लगेगी और धीरे धीरे एंजाइम तो अलग हो जाएगा और ये जो क्रियाधार अणु था 2 में या 3 में जितनी भी खांचे बनेंगी उसके आधार पर उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो एंजाइम तो वापस यहाँ काम में आ जाएगा और ये उत्पाद अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो ही ताला चाबी सिद्धांत के बाद। लेकिन अगर अपन काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी के आधार पर बात करें तो हमने पढ़ा है ये चीज रासायनिक बलगतिकी में कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं। ठीक है ना, सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा याद है आपको, सक्रियण ऊर्जा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कि हमारा ये इधर तो है एनर्जी का लेवल और यहाँ पर है रिएक्शन चल रही है। ठीक है ना, और हमने पढ़ा है ये इस तरीके से होता है, यहाँ ये अभिकारक है और ये यहाँ पर उत्पाद है। ये अभिकारक उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। जब उत्प्रेरक आता है तो इस तरीके से एक नया पथ उपलब्ध करवाता है जिसमें सक्रियण ऊर्जा का मान ये जो है ये कम हो गया। और पहले सक्रियण ऊर्जा कितनी थी, पहले सक्रियण ऊर्जा इतनी थी। ठीक है ना, तो सक्रियण ऊर्जा को घटा दिया तो ज्यादा से ज्यादा अणु यहाँ से आकर अभी उत्पाद में ये प्रोडक्ट है ना, उत्पाद है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये एंजाइम भी क्या करते हैं कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात, ये एंजाइम्स के कार्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एंजाइम्स को। देखिए जैसे टाइलिन एंजाइम, ये इसको एमाइलेज भी कहते हैं। ये पाया जाता है अपने मुंह में, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं अपने मुंह में, जो सलाइवा यानी कि लार होती है उससे स्रावित होता है और ये स्टार्च अर्थात पॉलीसैकेराइड को ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है। इस तरह से माल्टेज एंजाइम माल्टोज को अपघटित करता है ग्लूकोज में। एमाइलोप्सिन एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में अपघटित करता है। लाइपेज एंजाइम वसा यानी कि लिपिड्स को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों ही वसा को पॉलीपेप्टाइड, सॉरी वसा नहीं है, ये प्रोटीन है। ठीक है ना, ये प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं ये दोनों ही प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइडों में या छोटे पॉलीपेप्टाइडों में अपघटित कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है जो डीएनए को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है आरएनए पर क्रिया करता है और ये उसको मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। ठीक है ना, ये तो कुछ ऐसे नाम हुए जो स्पेशल किसी एक अभिकारक अणु पर ही क्रिया कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमने इन एंजाइम्स को कुछ इनकी अभिक्रियाओं के आधार पर ही वर्गीकृत किया है या उनके नाम दिए हैं। वो किस तरह हैं देखिए, जैसे देखिए एंजाइमों का नामकरण वो उपयुक्त है सामान्यतः सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार अणु के नाम के अंत में या अभिक्रिया
के नाम के अंत में एस लगाकर एंजाइम का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है ना, देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सीडेटेज जो ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्टेज जो रिडक्शन करता है, ऐसे ही ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब होगा ये जीवों में पाई जाने वाली ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर का मतलब आदान प्रदान करना, विनिमय करना होता है। ये दो पदार्थों के मध्य किसी पदार्थ का ट्रांसफर करता है। ठीक है, हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब जो हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन करवाते हैं। आइसोमरेसिस, आइसोमरेसिस का मतलब होता है जो समावयवीकरण करवाते हैं। ठीक है, लिगेसिस, लिगेसिस का मतलब होता है एटीपी के साथ लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं यानी कि युग्मन करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सबसे मेन बात तो जो भी एंजाइम होगा उसके अंत में एस जगह लगा हुआ मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के नाम के अंत में ओस लगता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। उसी तरीके से एंजाइम के नाम के अंत में एज लगा दिया जाता है, चाहे तो वो अभिक्रिया के नाम के आधार पर हो, चाहे वो अभिकारक अणु के नाम के आधार पर हो। ठीक है ना, इस तरीके से ये तो हो गए आपके एंजाइम्स। अब हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। हाँ, तो विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन, सबसे पहली बात है विटामिन शब्द दिया किसने गया था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, फंक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का उपयोग किया था। क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये एमीन्स की प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनमें NH2 समूह पाया जाता है और ये वाइटल्स में यानी कि सजीवों में पाए जाते हैं। तो उन्होंने फंक ने कहा था दीज आर वाइटल एमीन्स। वाइटल एमीन्स का मतलब होता है सजीवों में पाए जाने वाले एमीन। ठीक है ना, ये तो नामकरण की बात हुई। अब इनकी डेफिनेशन की बात करें कि ये होते क्या हैं, तो ये वे कार्बनिक अणु होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के अलावा स्वास्थ्य एवं शारीरिक वृद्धि एवं पाचन क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जिस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये क्या करते हैं, अपने वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। ठीक है ना, साथ ही पाचन के लिए भी आवश्यक हैं। उसी तरीके से विटामिन भी कुछ ऐसे ही कार्बनिक अणु होते हैं जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक वृद्धि करवाते हैं, विकास करवाते हैं और हमें डाइजेशन को प्रॉपर बनाए रखते हैं। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो विटामिन्स होते हैं हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते, इनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं हो सकता। जैसे हमने एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ एमिनो एसिड्स तो होते हैं अपनी बॉडी में प्रिपेयर हो जाते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। तो जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में हो जाता है उनको हमने अनावश्यक एमिनो अम्ल कहा था, और जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता उनको आवश्यक प्रोटीन कहा था। उसी तरीके से विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको भोजन के रूप में ग्रहण करना अति आवश्यक है। अगर इनको हम भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तो कि जिस विटामिन को ग्रहण नहीं करेंगे उसी की शरीर में कमी हो जाएगी और कमी से कोई ना कोई रोग हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आई बात। अब हम करते हैं सबसे पहले विटामिन, वर्ड समझ में आ गया विटामिन होते क्या है, सजीवों में पाए जाने वाले अमीन्स हैं। ठीक है, अब इनको जल विलयता के आधार पर दो वर्गों में बांटा है हमने कि कुछ विटामिन तो ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते। ठीक है ना, तो देखिए ये दो प्रकार के विटामिन कौन-कौन से हैं? जल में या वसा में विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पहले तो होते हैं जल विलेय विटामिन यानी कि वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं BC। ठीक है ना, कुल मिला के विटामिन हैं कौन से, A, D, E, K, है ना, A, B, C, D, E, K। समझ में आ गई ना, A, B, C, D, E, K 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। 6 प्रकार के विटामिनों में केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी तो जल विलेय होते हैं। ठीक है, बाकी जो बच गए कौन से, A, D, E, K, ये 4 जो विटामिन है ये चारों विटामिन जल में नहीं घुलते तो फिर वसा में घुल जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि ये चूंकि जल में घुल जाते हैं, इसीलिए जल में घुलने का पर इनका जल के साथ उत्सर्जन हो जाता है, यानी कि शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में ये स्टोर नहीं हो पाते। जबकि जो वसा विलेय एंजाइम होते हैं ADE के है ना, ये वसा विलेय एंजाइम है, ये जल में अविलेय रहते हैं तो इनका उत्सर्जन नहीं होता, और उत्सर्जन नहीं होता तो इनका शरीर में भंडारण आसानी से हो जाता है, आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, इनको इसीलिए ग्रहण करते रहना आवश्यक है। ठीक है ना, केवल इसमें अपवाद है विटामिन B12। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम, क्योंकि विटामिन बी कई तरीके का होता है, अभी हम देखेंगे B1, B2, B6, B12 कई तरीके का होता है।
तो इनमें विटामिन B12 जो होता है इसका नाम होता है साइनोकोबैलेन, ठीक है ना? ये कई महीनों तक शरीर में जमा रह सकता है। बाकी और भी जो विटामिन बी है इसके अलावा और विटामिन सी शरीर में एकत्र नहीं रह सकते, ठीक है ना? ये तो हो गए विटामिन की प्रकृति। अब हम बात करते हैं कि विटामिन जो हैं ये कौन-कौन से किस-किस स्रोत में पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है और इनकी कमी से कौन-कौन से रोग हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का जो नाम होता है, वो होता है या तो एक्सोरोफाइटोल कहते हैं या फिर उसको रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है ना? ये कहाँ पाया जाता है? मछली के यकृत तेल में, मुख्य रूप से गाजर में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। गाजर में, मक्खन में और दूध में। ठीक है ना? इसकी कमी से क्या हो जाता है? आँख के कॉर्निया का कठोरीकरण हो जाता है, जिसको हम ज़ीरोथैल्मिया भी कहते हैं, यानी कि इसको रतौंधी, रात्रि अंधता यानी कि रतौंधी रोग भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, ठीक है? यानी कि अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दूसरा होता है विटामिन B1। देखो विटामिन बी में 1, B1, B2, B6, B12, इसके अलावा B3 भी होता है, B5 भी होता है, ठीक है ना? तो विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि बहुत सारे विटामिनों का एक समूह है ये, ठीक है ना? विटामिन B1 इसका नाम होता है थायमिन। थायमिन कहाँ पाया जाता है? खमीर में, ठीक है ना? दूध में, हरी सब्जियों में, दालों में। इसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है और इस मुंह में होता क्या है? भूख कम लगने लगती है, वृद्धि व विकास कम हो जाता है। विटामिन विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन या फिर लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं और ये पाया जाता है दूध। दूध में तो सारे तरह के विटामिन पाए जाते हैं। अंडे की सफेद में, यकृत में, गुर्दे में, ठीक है? इसकी वजह से हो जाता है ओष्ठ विदरण यानी कि किलोसिस हो जाता है। किलोसिस में क्या होता है? अपने होठों के किनारे जो होते हैं वहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि वो फटने लगते हैं, ठीक है ना? और त्वचा में जलन की अनुभूति होती है, डाइजेशन वीक हो जाता है। पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाती है, त्वचा में जलन की अनुभूति होती है, कि जलन महसूस होने लगती है, ठीक है ना? विटामिन B6 इसको पेरिडॉक्सिन कहते हैं। पेरिडॉक्सिन भी खमीर में, दूध में, अंडे के पीतक में, दालों में, चने में पाया जाता है और इसकी कमी अगर हो जाती है तो मरोड़ पड़ना यानी कि जिनको अपन कहते हैं ऐंठन होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना यानी कि बांयटें आना, ये प्रॉब्लम होने लगती है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, मांस में, मछली में, अंडे में, दही में पाया जाता है, ठीक है? और इसकी जब कमी हो जाती है तो प्रणाशी ताल्पता आ जाती है, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा विटामिन B3 भी होता है जिसको हम नियासिन भी कहते हैं, ठीक है ना? B3 जो है होता है उसको कहते हैं हम नियासिन, ठीक है ना? तो ये नियासिन जो होता है ये भी इन सभी में दूध में, मछली में, मांस में, सब में पाया जाता है, ठीक है ना? और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको नाम होता है पेलाग्रा, ठीक है ना? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा जो विटामिन B5 होता है उसको हम पैंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन B5 जो होता है उसको कहते हैं पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है ना? पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं और इस पैंटोथेनिक अम्ल की वजह से क्या होता है कि आमाशय में और आंतों में सूजन आने लग जाती है, ठीक है? यानी कि डिप्रेशन भी होने लगता है, ठीक है? इसकी इसकी कमी की वजह से हमें अवसाद ठीक है, यानी कि डिप्रेशन होने लगता है और डाइजेशन तो वीक होना ही है, ठीक है ना? इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी की, जो कि खट्टी चीजों में पाया जाता है। इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना? किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। यह सभी सिट्रस फ्रूट्स में यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, ठीक है ना? आम, संतरा, इन सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके अलावा हरे पत्ती वाली सब्जियों में पाया जाता है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो अपने स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का मतलब होता है जो अपने गम्स यानी कि मसूड़े होते हैं उनमें से खून बहने लगता है। विटामिन डी, ठीक है, इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं और ये सूर्य के प्रकाश में तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दूध में, मछली में, अंडे का जो योक यानी कि पीतक वाला हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है। उसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो कुछ विकृत यानी कि टेढ़ी हो जाती हैं। अस्थि विकृतता को रोग हो जाता है और उसकी वजह से पैरों में और जोड़ों में दर्द भी रहने लगता है। फिर उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई को हम कहते हैं एल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है ना? ये सभी तरह की सब्जियों के तेलों में, जवाहरी कहते हैं जो यानी गेहूं की अंकुर में, सूर्यमुखी के तेल में बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है? और इसकी कमी से क्या होता है? आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि हो जाती है और मांसपेशियों की कमजोरी होने लगती है।
ठीक है ना? भुरभुरेपन की कमी होने का मतलब होता है कि इसकी वजह से जो है ना रक्त का थक्का आराम से नहीं बनता है, यानी एनीमिया हो जाता है। और एक इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और होने लगती है, बांझपन आने लगता है, यानी कि प्रजनन शक्ति में कमी भी आ जाती है विटामिन ई की कमी की वजह से। ठीक है? विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है? और ये सभी पालकों में, मतलब सभी पत्तेदार सब्जियों में, पालक में, मेथी में, बथुआ में, टमाटर में, धनिये में, आलू, गोभी, यकृत सब में पाया जाता है। और इसका मुख्य काम होता है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है ना? रक्त का थक्का जमाना इसका बहुत ज़रूरी काम होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में रक्त का थक्का जमने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। अगर एक बार चोट लग जाएगी तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, या फिर इसी की वजह से ब्रेन हेमरेज, यानी कि दिमाग में हेमरेज यानी कि रक्त का बहना भी शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो ये अपने शरीर में पाए जाने वाले कुछ मुख्य विटामिन्स थे। इनके विटामिन्स इनके रासायनिक नाम बताए हैं मैंने, और ये कहाँ पाए जाते हैं ये बताया है मैंने, और उनकी कमी से क्या-क्या रोग हो जाते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से अपना विटामिन टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब अपने इस चैप्टर में 2 चीज़ें रह गई हैं, हार्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड, उनको हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे। अब आपको ये विटामिन्स और एंजाइम्स की जो टॉपिक है ये आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।